10 तक फिल हो गया। अगर हमें अभी ये मैंने 1 से लेके 10 तक नीचे ट्रैक किया था माउस से, तो ये 1 से लेके 10 तक फिल हो गया। अगर मुझे ये 1 से लेके 200 तक फिल करना है तो मुझे क्या 1 से 200 तक वो ड्रैग करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसके लिए मेथड है फिल सीरीज करके एक मेथड है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं, यहाँ पे जैसे 1 दिखाई दे रहा है, सेल के ऊपर क्लिक किया, होम टैब में यहाँ पे फिल ऑप्शन है। फिल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे सीरीज करके एक ऑप्शन दिख रहा है, सीरीज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे सीरीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे सीरीज इन, हमको ये 1 से लेके 200 तक फाइंड आउट, 1 से लेके 200 तक नंबर यहाँ पे कॉलम के अंदर चाहिए। कहाँ पे? कॉलम के अंदर। तो मैं यहाँ पे सीरीज पे कॉलम्स पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे स्टेप वैल्यू है, स्टेप वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये हो गया अपना स्टेप वैल्यू 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। और स्टॉप वैल्यू मुझे ये 200 तक लेके जाने का है। कहां तक? 200। तो मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू 200 लिखूंगा, और जैसे ही मैं ओके करता हूं तो ये देखो वहां पे उस कॉलम के अंदर 1 से लेके ऑटोमेटिकली फिल हो गया, ऑटो फिल 1 से लेके 200 तक। अब मुझे देखना ये 200 तक आया है या नहीं। कंट्रोल डाउन बटन प्रेस करेंगे तो ये देखो नीचे 200 पे ये खत्म हो गया। मैंने 1 से लेके 200 तक ऑटो फिल कर दिया। ड्रैग, अगर आप माउस से ड्रैग करोगे, मैंने आपको बोला 500 तक लेके जाने का है, तो 1 से लेके 500 तक नीचे ड्रैग करना होगा मैन्युअली। तो हम लोग इस फिल सीरीज मेथड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब आगे है डेट्स। ये है 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021। अगर मैं यहाँ पे इसको पकड़ के नीचे अगर 10 जनवरी 2021 तक इसको लेता हूं, तो देखो यहाँ पे 1 से लेके 10 जनवरी तक ऑटोमेटिकली डेट फिल हो गया। सिर्फ मैंने क्या किया? ड्रैग किया। सिर्फ क्या किया? ड्रैग किया। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ड्रैग करने से डेट ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। कैसे कैसे करना था? सिर्फ 1 जनवरी 2021 को 1 से लेके 10 जनवरी तक मैंने यहां से ड्रैग किया। ड्रैग करने पर वो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 10 जनवरी तक आ गया। ये हो गया डेट के लिए। आगे मंथ के लिए यहाँ पे जनवरी लिखा है। जनवरी को अगर मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूं दिसंबर तक, तो ये देखो यहां से जनवरी फरवरी ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऑटोमेटिकली मंथ के नेम यहाँ पे आ गए। तो ये ट्रैक करने पर मंथ के नेम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं यहाँ पर। अब आगे है डेज। डेज का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे। जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा है मंडे। मंडे को अगर मैं नीचे नीचे ले रहा हूं तो संडे तक, मंडे से लेके संडे तक इसको ड्रैग करने पर ये ऑटोमेटिकली फिल होता है, ऑटो फिल। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑटोमेटिकली ये ड्रैग करने पर फिल हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर, जब माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल बनाया था तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर दे दिया गया है। तो ये ऑटोमेटिकली ड्रैग करने पर फिल हो जाता है। मंडे जैसे कि डेज के नाम, मंथ के नाम, डेट्स, नंबर्स, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है ड्रैग करने पर। अब यहाँ पे डेट्स के अंदर 1 जनवरी 2021, इसको मैं नीचे लेता हूं 10 तारीख तक। जैसे ही मैंने 10 तारीख तक लिया, आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा है ऑटोफिल। ऑटोफिल ऑप्शन के अंदर अगर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है डेट्स। मैंने ये डेट्स को ड्रैग किया था, तो यहाँ पे
ऑप्शन है फिल डेज, फिल वीकडेज, फिल मंथ, फिल ईयर। ये डेट्स के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? डेट्स के रिगार्डिंग चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अभी बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे चेक करोगे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ये है डेज। तो ये फिल डेज ऑटोमेटिकली जैसे ही ड्रैग करते हैं तो आ जाता है। अगला ऑप्शन, जैसे कि अभी मैं फिल मंथ, मंथ के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो ये जो डेज आपको दिखाई दे रहे 1 जनवरी, 2 जनवरी, ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं फिल मंथ के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 जनवरी, यहाँ पे 1 फरवरी मंथ चेंज हो गया, 1 मार्च मंथ चेंज हो गया, 1 अप्रैल मंथ चेंज हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ऑटोमेटिकली पहले क्या था? पहले डेट थी यहाँ पे 1 जनवरी, 2 जनवरी, मंथ एक ही था। लेकिन अब यहाँ पे मंथ, फिल मंथ के ऊपर क्लिक करने से ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो इस तरीके से फिल मंथ, अगर मैं फिल ईयर के ऊपर क्लिक करता हूं तो ईयर चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैंने फिल ईयर के ऊपर क्लिक किया तो देखो 2021, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022, यहाँ पे ईयर चेंज हो गया। 1 जनवरी 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2030 तक आ गए। ईयर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। और जैसे ही मैं ये फिल वीकडेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे वीकडे के अनुसार डेट्स चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। 1 जनवरी यहाँ पे आ गया, 2 जनवरी, 3 जनवरी हॉलीडे होगा तो 4 जनवरी आ गया, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 और 10 को सैटरडे संडे होंगे। वीकडे में वो कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे 9 और 10 नहीं आया है। 11 आ गया, 12 आ गया, 13 और 14 ये आ गया ऐसा। तो ये है, ये जो ऑप्शन था इसका नाम था फिल, इसका नाम क्या था? फिल सीरीज। ऑटोफिल ऑप्शन, इसका नाम था ऑटोफिल ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्क्रीन टिप दिखाई दे रहा है नीचे में, जैसे ही इसके ऊपर माउस होवर कर रहा हूं, ऑटोफिल ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग ऑटोफिल कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के अंदर अगर हमको ऑटोमेटिकली ऐसे जैसे मंथ अभी ड्रैग हो रहे थे, डेज के नाम मंडे, ट्यूजडे, वैसे मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऑटोमेटिकली फिल हो रहे थे। अगर हमको यहाँ पे एम्प्लॉयज के नाम ऑटोमेटिकली फिल करने हैं तो कैसे करेंगे? उसके लिए कस्टम लिस्ट ऑप्शन यूज होता है एक्सेल में। कौन सा ऑप्शन? कस्टम लिस्ट। हमें कस्टम लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है। अभी जैसे कि आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज के नाम फॉर एग्जांपल दिखाई दे रहे, अक्षय, अजय, विजय, दिग्विजय, संजय, ऐसे नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे। अब इसका ऐसे हमें ड्रैग करके आने चाहिए, ऐसे ड्रैग करने पर ये नाम आने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कस्टम लिस्ट हमको क्रिएट करना पड़ता है, यूज कस्टम लिस्ट। तो मैं यहाँ पे फाइल ऑप्शन के अंदर नीचे ऑप्शंस के अंदर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में नीचे जाऊंगा, नीचे जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट। इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिकली डेज, मंथ, डेट कैसे ड्रैग होती है, तो यहाँ पे देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट किया गया है बाय डिफॉल्ट एक्सेल में। तो वो ऑटोमेटिकली डेज के नाम, मंथ के नाम ऑटोमेटिकली ड्रैग होते हैं। वैसे ही हमें एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे ड्रैग करने हैं, तो यहाँ पे कस्टम लिस्ट बनाना होता है। कस्टम लिस्ट अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यही नाम मुझे चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, अक्षय, अजय, विजय, दिग्विजय, संजय। तो ये यहाँ पे ऐड करूंगा कस्टम लिस्ट के अंदर। यहाँ पे आपको ब्राउज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर का ब्लैक एरो दिखाई दे रहा है, जहां पे मैंने माउस को क्लिक किया है, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो ये आपको यहाँ पे ब्राउज करना है ये लिस्ट। अभी मैं ये लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो इसका सेल रेफरेंस H37 तक यहाँ पे आ गया सेल रेफरेंस। अब मैं इसको इंपोर्ट करके क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं
इंपोर्ट करता हूं तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। ये मैंने पहले ही किया था अक्षय अजय विजय, मैं इसको डिलीट करके वापस करता हूं। एडिट कस्टम लिस्ट के ऊपर मैं यहाँ पे इसको पहले से डिलीट कर देता हूं, यहाँ पे डिलीट। ओके, ये डिलीट हो गया। अब हमको इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कस्टम लिस्ट इसके अंदर ओपन हो गया। इसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करते ही इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अक्षय अजय विजय दिग्विजय संजय, ऑटोमेटिकली ये कस्टम लिस्ट क्रिएट हो गया। अब इसको मैं ओके करता हूं, इसको कैंसिल करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा अक्षय। अक्षय को अगर मैं यहां से नीचे ड्रैग करता हूं तो देखो अक्षय अजय विजय दिग्विजय संजय, संजय ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है, ऑटो फिल इसको बोला जाता है, ऑटो फिल। तो यहाँ पे कस्टम लिस्ट यूज किया है मैंने, कस्टम लिस्ट क्रिएट किया। पहले तो यहाँ पे लिस्ट बनाया, लिस्ट को इंपोर्ट किया कस्टम लिस्ट के अंदर, तो अभी ये ड्रैग होता जाएगा। ये आप कभी भी एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हो। सर एक बार फिर से बता दोगे क्या कस्टम लिस्ट वाला? अभी मैंने क्या किया, इसको मैं डिलीट करता हूं। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं राहुल रमेश सुदीप, ऐसे नाम मैंने लिखे। अब इसका मुझे कस्टम लिस्ट क्रिएट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा राहुल, उसको नीचे जब ट्रैक करूंगा तो मुझे राहुल रमेश सुदीप ऐसे आना चाहिए। अभी आ रहा है क्या? अभी राहुल 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 ही आ रहा है, क्योंकि वो पहला वाला राहुल ही उसने नीचे ड्रैग कर लिया। तो हमें इसके लिए कस्टम लिस्ट बनाना पड़ता है। मैं यहाँ पे फाइल के अंदर क्लिक करूंगा, ऑप्शंस के अंदर क्लिक करूंगा, एडवांस ऑप्शन में जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट, एडवांस के अंदर। अब जैसे ही ये कस्टम लिस्ट ओपन, कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया, इसके अंदर राहुल रमेश सुदीप ये लिस्ट हमें इंपोर्ट करना होगा। तो मैं ये यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इसके ऊपर ये बार के ऊपर क्लिक किया, ये 3 मैंने सिलेक्ट किया, ये आ गया इसका सेल रेफरेंस I3 से लेके I5, एंटर दिया। एंटर देने पे इंपोर्ट पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो राहुल रमेश सुदीप ग्रीन कलर में यहाँ पे आ गए। यहाँ पे राहुल रमेश सुदीप दिख रहा है लिस्ट एंट्री के अंदर। मैं इसको ओके करता हूं और इसको कैंसल के ऊपर क्लिक करता हूं, और अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा राहुल और इसको अभी नीचे ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने पे देखो ऑटोमेटिकली राहुल रमेश सुदीप आ गया। जैसे यहाँ पे मंथ डेज के नाम आ रहे थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये जैसे ऑटोमेटिकली ड्रैग हो रहे थे, वैसे एम्प्लॉयज के नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रैग हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहे हैं? इसके लिए कस्टम लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है, जो कि अभी मैंने करके दिखाया। तो ऐसे कस्टम लिस्ट क्रिएट करके आप अपना अपने अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रैग के लिए ऑप्शन तैयार कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको कस्टम लिस्ट यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। ओके, आगे का टॉपिक ले लेते हैं। अभी आगे का टॉपिक है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल, फ्लैश फिल का मतलब क्या होता है? देखो इस शीट का नाम है फ्लैश फिल, वर्कबुक का क्या नाम है? टाइटल बार में फ्लैश फिल, नीचे भी वर्कशीट का नाम फ्लैश फिल है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम लिखा गया है। हमें यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेपरेट सेपरेट करना है, और ईमेल एड्रेस हम बना सकते हैं यहाँ से, किसका यूज करके? फ्लैश फिल ऑप्शन का।
तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम कैसे निकालेंगे, ये फुल नेम में से फर्स्ट नेम निकालना है, लास्ट नेम निकालना है और दोनों का मिला करके ईमेल एड्रेस यहाँ पे तैयार करना है, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे टाइप करता हूं डेबोरा, DEBORAH। फर्स्ट फुल नेम में से पहला नेम फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे टाइप किया, एंटर दिया, और दूसरा नेम मैं एडम, दूसरे नंबर का एडम यहाँ पे जैसे ही ए टाइप करता हूं, जैसे ही ए टाइप करता हूं आपको नीचे बेन, सारा, ओलिविया दिख रहा है, और मैं अभी यहाँ पे एंटर करता हूं तो देखो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम सबके निकल के आ गए ऑटोमेटिकली, जैसे ही एंटर प्रेस किया। तो इसको बोला जाता है फ्लैश फिल। टाइप करना है आपको लास्ट नेम, लास्ट नेम में मैं अभी फुल नेम में से लास्ट नेम ले रहा हूं, HB, ASHBY। जो फुल नेम था उसमें से जो लास्ट नेम है HB, उसको मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस किया, वापस उसी सेल के ऊपर क्लिक किया, होम टैब में फिल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको लास्ट में फ्लैश फिल दिखाई दे रहा है। इसके लिए शॉर्टकट दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन टिप में Ctrl+E। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लैश फिल के ऊपर क्लिक करता हूं, देखो ये ऑटोमेटिकली लेसी ऑटोमेटिकली आ गया, ली, पेन ली, तो ली ऑटोमेटिकली आ गया, जोन्स, तो ये जोन्स ऑटोमेटिकली हमने टाइप किया क्या, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे होम टैब में फिल ऑप्शन के अंदर ये फ्लैश फिल ऑप्शन दिया गया है, पहले आपको ये नाम लिखना है, होम टैब में फिल ऑप्शन के अंदर फ्लैश फिल, जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, इसको बोला जाता है फ्लैश फिल। अब हम बनाएंगे ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के लिए मैं डेबरा का D ले रहा हूं और HB का A स्मॉल लेटर में, HB का A @gmail.com, ये हो गया ईमेल एड्रेस, मैंने टाइप किया डेबरा का D, HB का A 2 नंबर में और @gmail.com, ये ले लिया, एंटर दिया। अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, माउस से नीचे पूरा एरिया में सिलेक्ट करता हूं और जैसे ही Ctrl+E, कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+E प्रेस करता हूं, वैसे ही ऑटोमेटिकली सबके ईमेल एड्रेस क्रिएट हो गए। डेबरा HB DA@gmail.com, एडम लेसी AL आ गया, बेन का B, ली का L, तो BL आ गया, सारा का S, जॉन्स का J, SJ ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसको बोला जाता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल पे यहाँ पे आपको साइन दिखाई दे रहा है, ये सिंबल फ्लैश फिल ऑप्शन, तो ये इसको बोला जाता है फ्लैश फिल, ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है डेटा हमारा। अब हम निकालेंगे लॉन्ग ऑर्डर नंबर से शॉर्ट ऑर्डर नंबर, मतलब ऑर्डर 1 2 3, ऑर्डर 1 2 4, ऑर्डर 1 2 5 में से मुझे 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5 निकालना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3, सिलेक्ट करूंगा नीचे तक, Ctrl+E प्रेस करूंगा, फ्लैश फिल के लिए ऑप्शन शॉर्टकट है Ctrl+E के ऊपर प्रेस करते ही, कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+E जैसे ही प्रेस किया, ऑटोमेटिकली 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6, 1 2 7, 1 2 8 ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है फ्लैश फिल। अब प्रोडक्ट नेम में से, प्रोडक्ट नेम अगर आप देखोगे, रेड शर्ट 1 2 3, रेड कलर हो गया, प्रोडक्ट हो गया शर्ट, और 1 2 3 इसका आइटम कोड, तो कलर, प्रोडक्ट और आइटम कोड इसको सेपरेट करना है, कलर, प्रोडक्ट और आइटम कोड प्रोडक्ट नेम में से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर कौन सा है, रेड, जैसे ही रेड को लिखूंगा और यहाँ पे फिल ऑप्शन के ऊपर, फ्लैश फिल के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखो रेड, ग्रीन से ग्रीन निकल के आ गया, येलो से येलो निकल के आ गया, ब्राउन से ब्राउन निकल के आ गया, पर्पल से पर्पल निकल के आ गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, शर्ट, प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट नेम में शर्ट, रेड के बाद शर्ट, तो शर्ट लिखा मैंने यहाँ पे, एंटर दिया, नीचे सिलेक्ट किया, Ctrl+E जैसे ही प्रेस किया तो देखो शर्ट
ट्राउजर, टाई, बूट्स, सॉक्स, सब प्रोडक्ट के नाम ऑटोमेटिकली निकल के आ गए। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के नाम दिखाई दे रहे। आइटम कोड 1 2 3, और मैं जैसे ही 1 2 3 करके एंटर करता हूं, मैं जैसे ही 4 टाइप करता हूं तो दिख रहा है आपको 498 ऑटोमेटिकली आ रहा है। नीचे 290, 289, 290, 120, मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है आंसर। तो इसको बोला जाता है फ्लैश फिल। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर नेम्ड रेंजेस। नेम्ड रेंजेस क्या है ये हमें देखना है। अब यहाँ पे 3 टॉपिक है। व्हाट आर नेम्ड रेंजेस, क्रिएटिंग नेम्ड रेंजेस, यूजिंग नेम्ड रेंजेस इन कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन करने के लिए माउस से ड्रैग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे नेम्ड रेंज। अब मैं आपको दिखाता हूं नेम्ड रेंज क्या होता है। ये था हमारा अब तक सेक्शन 4। सेक्शन 4 खत्म हो गया। सेक्शन 4 खत्म, सेक्शन 5 स्टार्ट हो गया। नेम्ड रेंज सेक्शन 5 के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ये नेम्ड रेंज यहाँ पे आपको सेक्शन 5 चालू हो गया, सेक्शन 4 ऊपर खत्म हो गया। अब हम देखेंगे व्हाट आर नेम्ड रेंजेस। नेम्ड रेंज क्या होता है? जैसे ही मैं इस शीट को ओपन करता हूं, अब हम कैलकुलेशन के लिए ऐसे ड्रैग नहीं करेंगे, जैसे कि क्वांटिटी ऐसे ड्रैग करके कैलकुलेशन नहीं करेंगे रे। तो हम लोग अब यहाँ पे नेम्ड रेंज का यूज करेंगे। तो नेम्ड रेंज क्या होता है पहले समझ लो। अभी आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ऑर्डर नंबर यहाँ पे है, कस्टमर के नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्राइस पर यूनिट, हर एक आइटम का प्राइस पर यूनिट, प्राइस क्या है पर यूनिट ये यहाँ पे लिखा गया है। और टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालना है? क्वांटिटी इंटू प्राइस। 27,095 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 20 पैसे, तो ये हो गया 5,419 टोटल। ये निकल के आ गया इसका टोटल प्राइस। तो ये सबका निकाला गया है यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखेंगे नेम्ड रेंजेस क्या होता है। तो अभी आपको यहाँ पे नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है। मेरा यहाँ पे क्लिक सेल H12 के ऊपर क्लिक किया गया है, तो यहाँ पे आपको नेम बॉक्स के अंदर H12 दिखाई दे रहा है। अब मैं ये एरो के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टमर, ऑर्डर, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी, टोटल। कस्टमर, ऑर्डर, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी, टोटल। जैसे ही मैं कस्टमर को क्लिक करता हूं, मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कस्टमर के अंदर का डेटा सिलेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये ऑर्डर का डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। ऑटोमेटिकली हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूं तो देखो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। जैसे ही मैं टोटल के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो टोटल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अब प्राइस पर यूनिट इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये प्राइस पर यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो ये नेम्ड रेंजेस, ये जो आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं कॉलम के, ऑर्डर, कस्टमर, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, टोटल, यही कॉलम के नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं। तो इसको बोला जाता है नेम्ड रेंजेस। ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? नेम बॉक्स इसको बोला जाता है। हमने देखा था इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। नेम बॉक्स के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ये नेम्ड रेंजेस इसको बोला जाता है। अब हम देखेंगे ये हो गया आपका व्हाट आर नेम्ड रेंजेस। तो ये नेम्ड रेंजेस का यूज कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मूला के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी है, मैं क्या करूंगा? क्वांटिटी का टोटल निकालना है। टोटल क्वांटिटी कितनी है तो मैं क्या करूंगा? इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर ये क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगा।
जैसे ही क्वांटिटी सिलेक्ट करके ब्रैकेट कंप्लीट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखो सबका टोटल मिला करके यहाँ पे आ गया 496,450, 4,96,450, ये टोटल क्वांटिटी आ गया। तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ा। सिलेक्ट करने की नेम्ड रेंजेस अगर आप क्रिएट करते हो तो आपको ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऑलरेडी नेम्ड रेंज बनाया गया है, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे यूज करना है वो। पहले तुम्हें ये आपको समझ में आ गया नेम्ड रेंज मतलब? यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू सम, और मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया क्वांटिटी सिलेक्ट करके ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो ये आ गया सम। अब मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, वापस से लिखता हूं, ध्यान से देखना है। इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन किया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्यू लिखा, टाइप किया, तो आपको सबसे ऊपर ग्रीन कलर में क्वांटिटी वहां पे दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। मैं उसको टैब बटन को प्रेस करके सिलेक्ट करता हूं, ग्रीन कलर में अब क्वांटिटी आ गया। जैसे ही ग्रीन कलर में आ गया, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में क्वांटिटी का कॉलम सिलेक्ट हो गया, ग्रीन कलर में क्वांटिटी का कॉलम सिलेक्ट हो गया। ब्रैकेट को कंप्लीट करता हूं, एंटर देता हूं, देखो ऑटोमेटिकली बिना सिलेक्ट किए बिना भी आंसर आ गया हमारा। तो ये क्वांटिटी क्या था, ये जो अंडर ग्रीन कलर में क्वांटिटी करके लिख के आ गया था ऑटोमेटिकली, मैंने क्यू टाइप करने पर वो कहां से आया था, वो नेम्ड रेंज क्रिएट किया था। वो आप यहाँ पे आपको वही क्वांटिटी, ये जो लिखा था नेम बॉक्स के अंदर, ये वही क्वांटिटी आया था वहां पे ऑटोमेटिकली। और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, तो देखो ये ऑटोमेटिकली क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, और फॉर्मूला के अंदर वही क्वांटिटी मैंने यूज किया। तो इसी को बोला जाता है नेम्ड रेंज, ये फॉर्मूला के अंदर यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे दूसरे वर्कशीट पे क्लिक करता हूं, दूसरे वर्कशीट पे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं इक्वल टू सम लिखा, और जैसे ही क्यू लिखा, तो देखो यहाँ पे भी वो क्वांटिटी आ गया, लेकिन यहाँ पे वर्कशीट दूसरा है, नेम्ड रेंज वाला वर्कशीट नहीं है। दूसरा वर्कशीट पे भी वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। मैं इसको टैब प्रेस करके सिलेक्ट कर रहा हूं, ब्रैकेट कंप्लीट कर रहा हूं, और एंटर प्रेस कर रहा हूं। देखो वही फिगर, जो फिगर अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 496,450, वही फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये होता है नेम्ड रेंज, ये कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे ऐसे मैन्युअली क्वांटिटी आके सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ये था व्हाट आर नेम्ड रेंजेस। अब क्रिएटिंग नेम्ड रेंजेस मतलब अब इसको कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखना है हमें। अब मैं क्या करता हूं, ये दूसरा वाला शीट क्रिएटिंग नेम्ड रेंजेस, इसको ओपन करता हूं। कैसे क्रिएट किया जाता है ये नेम्ड रेंजेस? अभी सेम वही शीट है, ये वही शीट है, लेकिन अब मैं ये नेम बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कस्टमर, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, टोटल, ऑर्डर, ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले शीट में दिखाई दे रहा था। अब हम इसको क्रिएट करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, ये ऑर्डर को ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया B3 के ऊपर, और इसको लिखा ऑर्डर। क्या टाइप किया देखो नेम बॉक्स के अंदर ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर टाइप करके एंटर प्रेस करता हूं, आपका पहला नेम्ड रेंज क्रिएट हो गया। अब देखो ऑर्डर आ गया इसके अंदर। पहले था क्या? पहले नहीं था, अब ऑर्डर आ गया। अब दूसरा क्रिएट करता हूं। दूसरा तरीका ध्यान से देखना है। अब मैं कस्टमर के अंदर ये स्टेपल्स से लेके डूडल्स, इसको सिलेक्ट करता हूं। स्टेपल्स से लेके डूडल्स तक कस्टमर कॉलम के अंदर।
ऐसे सिलेक्ट किया, फॉर्मूलाज टैब के अंदर यहाँ पे आपको डिफाइन नेम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर इसके अंदर नेम मैनेजर करके ये बॉक्स है, नेम मैनेजर, इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+F3। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आपको यहाँ पे ऑर्डर जो कि मैंने अभी बनाया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमको कस्टमर वाला बनाना है, कस्टमर। तो मैं यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे नाम दूंगा, नेम के अंदर कस्टमर। देखो मैंने यहाँ पे नेम के अंदर कस्टमर टाइप किया। स्कोप वर्कबुक, ये इसी वर्कबुक के अंदर कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, इसलिए स्कोप वर्कबुक ही रखना है। अब इसको यहाँ पे आपको नेम्ड रेंजेस करके C4 नीचे दिखाई दे रहा है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग C4 से लेके C17। ये यहाँ पे C4 से लेके C17 तक मैंने सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं हाईलाइट करता हूं, ये देखो नेम्ड रेंजेस C4 से लेके C17 तक ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ पे डांसिंग बार भी आ गया है। देखो ये बाजू में कस्टमर कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली डांसिंग बार आ गया। रेफर्स टू के अंदर मैंने लिखा नेम्ड रेंज C4 से C17 का रेंज दिया था। जैसे ही मैं इसके ऊपर ओके करता हूं तो देखो यहाँ पे ऑर्डर था पहले, अब कस्टमर भी आ गया, इसके अंदर कस्टमर आ गया। मैं अभी इसको क्लोज करता हूं। ये था नेम मैनेजर वाला ऑप्शन। अब मैं डिफाइन नेम के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो वही न्यू नेम वाला सेम ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। अब हम क्वांटिटी के लिए बनाएंगे, क्वांटिटी का नेम्ड रेंज बनाएंगे। मैं यहाँ पे नेम के अंदर लिखता हूं क्वांटिटी। जैसे ही क्वांटिटी लिखा, स्कोप वर्कबुक, कमेंट में कुछ भी नहीं लिखना है। रेफर्स टू में नेम्ड रेंज यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। मैं ये एरो के ऊपर क्लिक करता हूं तो एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद में इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। देखो डांसिंग बार आ गया, वो क्वांटिटी कॉलम के बाजू में जो नंबर से उसके बाजू में डांसिंग बार आ गया। एंटर प्रेस किया और ओके किया तो आप देख सकते हो नेम मैनेजर के अंदर क्वांटिटी भी यहाँ पे आ गया, क्वांटिटी। अब हम आगे का बनाएंगे प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट, मैं इसको इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। मैंने ये सिलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन द टॉप रो के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि प्राइस पर यूनिट ये कॉलम का हेडर है। इसके लिए यहाँ पे टॉप रो के ऊपर क्लिक होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्लिक हुआ है। मैं जैसे ही ओके करता हूं तो देखो यहाँ पे आपको नेम मैनेजर के अंदर प्राइस पर यूनिट आ गया। यहाँ पे प्राइस पर यूनिट ऑटोमेटिकली आ गया। मैं इसको क्लोज करता हूं। यहाँ पे ऑप्शन है, अब सबसे लास्ट वाला कॉलम है टोटल। अब मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं नेम बॉक्स के अंदर लिखूंगा यहाँ पे टोटल। नेम बॉक्स के अंदर टोटल लिखा और एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो नेम मैनेजर के अंदर यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली आ गया। आपको दिख रहा है ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे टोटल। तो हमने 1 2 3 4 5 कॉलम के नेम, उसका नेम्ड रेंज यहाँ पे क्रिएट किया। इसके 3-4 मेथड है। नेम बॉक्स के अंदर टाइप करके कर सकते हो, पहले डेटा को आपको सिलेक्ट करना होगा। बाद में यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर आप टाइप करके भी बना सकते हो नेम्ड रेंज। नेम मैनेजर के अंदर न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप नेम देकर इसका रेफरेंस, सेल का रेफरेंस यहाँ पे देकर ओके जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने सेल का आपने रेफरेंस दिया है उतने सेल का ऑटोमेटिकली नेम्ड रेंज क्रिएट हो जाएगा। हमने देखा ऑलरेडी नेम मैनेजर के अंदर। डिफाइन नेम में भी सेम ही प्रोसेस है, ये भी सेम ही है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसके लिए हमको पहले डेटा को सिलेक्ट करना होगा और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके टॉप रो के ऊपर यहाँ पे ग्रीन टिक होना चाहिए।
जैसे ही ग्रीन टिक, जहां यहाँ पे अगर ग्रीन टिक रहेगा टॉप रो के ऊपर और आप डेटा को सिलेक्ट किया है और ओके प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल नाम से नेम्ड रेंज क्रिएट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टमर, ऑर्डर, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी, टोटल, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये हो गया आपका नेम्ड रेंज। 3-4 मेथड है क्रिएट करने के, आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे सबसे इजी मेथड है नेम बॉक्स के ऊपर क्लिक करके क्रिएट करना, ये सबसे इजी मेथड है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज के अंदर नेम्ड रेंज यूज करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे निकालना है एवरेज क्वांटिटी, यहाँ पे दिया गया है क्वांटिटी। अब इसमें से एवरेज निकालना है हमें, एवरेज क्वांटिटी। हमने एवरेज का फॉर्मूला देखा था, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं यहां से ऐसे माउस से सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं इसके अंदर लिखूंगा क्वांटिटी क्यू। जैसे ही मैंने क्यू टाइप किया, देखो यहाँ पे 1 नंबर पे क्वांटिटी आ गया। टैब, कीबोर्ड के ऊपर से टैब प्रेस करना है। जैसे ही टैब प्रेस किया, क्वांटिटी यहाँ पे, क्वांटिटी का कॉलम सिलेक्ट हो गया ग्रीन कलर में। मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, ऑटोमेटिकली एवरेज क्वांटिटी निकल के आ गया 35,461। आपका आंसर आ गया। नंबर 2, नंबर ऑफ ऑर्डर काउंट करना है। यहाँ पे कितने ऑर्डर है ये काउंट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर। इसके लिए हमने काउंट फंक्शन देखा था, इक्वल टू काउंट। अब हम मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसके लिए नेम्ड रेंज यूज करेंगे। तो ऑर्डर नाम से हमने एक नेम्ड रेंज बनाया था। मैं ओ प्रेस करता हूं कीबोर्ड के ऊपर, तो देखो ओ प्रेस करने पर सबसे लास्ट में आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है, टेबल का सिंबल और ऑर्डर सबसे लास्ट में। मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही टैब प्रेस करता हूं तो देखो ऑर्डर आ गया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ऑर्डर कितना है, 14। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, 14। मैन्युअली काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपका आंसर करेक्ट है। नंबर ऑफ ऑर्डर 14 यहाँ पे आ गया। मिनिमम सेल्स, अब हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम सेल्स, इक्वल टू मिनिमम के लिए हमने फॉर्मूला देखा था मिनिमम, मीन का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन किया, क्या निकालना है, सेल्स। सेल्स कहां से निकलेगा, टोटल से, टोटल कॉलम। इसके लिए नेम्ड रेंज टोटल यूज किया जाएगा क्योंकि हमें मिनिमम सेल निकालना है। तो टोटल के कॉलम में से जो भी मिनिमम नंबर रहेगा, मिनिमम सेल रहेगा, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे नेम्ड रेंज टीओ, जैसे ही मैंने टीओ लिखा, टोटल का टीओ, तो देखो यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे टोटल आ गया क्योंकि हमने नेम्ड रेंज बनाया है टोटल नाम से, उसी का यूज करेंगे। टैब प्रेस किया तो देखो टोटल सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो ये आ रहा है 3133। तो देखो यहाँ पे 3133, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं ग्रीन कलर। सबसे मिनिमम सेल अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे मिनिमम है 3133, वही यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। आगे का मैक्सिमम सेल इक्वल टू मैक्स, मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके अंदर भी टोटल ही लेंगे। नेम्ड रेंज टोटल, टीओ, जैसे ही टाइप किया, डाउन बटन से टोटल को सिलेक्ट किया, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो ये देखो आ गया 9401। इसमें से मैक्सिमम सेल, तो सबसे बड़ा फिगर कौन सा है, 9401। तो देखो यहाँ पे है 9400.60 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके 9401, यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट आ गया। टोटल सेल, अब क्या करना है,
ये सभी सेल्स जो है इन सबका टोटल निकालना है, कितना है ये टोटल सेल्स, इक्वल टू, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे टोटल निकालने के लिए, सम। तो जैसे ही मैं सम फॉर्मूला यूज करता हूं, ब्रैकेट ओपन करता हूं, टीओ लिखता हूं, डाउन बटन से टोटल को सिलेक्ट करता हूं, टैप प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, आपका आंसर आ गया 9,500,405 टोटल सेल। अगर मैं यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करता हूं, नीचे स्टेटस बार में देखना है, आंसर आ गया 95,405 रुपीज। यही आंसर आपका यहाँ पे आ गया 95,405 रुपीज टोटल सेल्स। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को कुछ Yes, डाउट sir. है? नो सर। Yes. हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रिएटिंग नेम्ड रेंजेस। नेम्ड रेंज को कैसे क्रिएट किया जाता है, मैं इसको बोल्ड करता हूं, ये भी खत्म हो गया हमारा। अभी ये है यूजिंग नेम्ड रेंजेस इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में नेम्ड रेंजेस को कैसे यूज किया जाता है वो भी हमने देख लिया अभी। तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूं। ये थे हमारे आज के टॉपिक। कौन से? फ्लैश फिल, ऑटोसम एंड ऑटोफिल, व्हाट आर नेम्ड रेंजेस, नेम्ड रेंज को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैलकुलेशन के अंदर कैसे यूज किया जाता है। माउस से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन नेम्ड रेंज अगर आप बनाओगे तो वर्कबुक के अंदर आप नेम्ड रेंज कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था। अब ये नेम्ड रेंज नाम की वर्कबुक है, मैंने एक बार ये कस्टमर ऑर्डर, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी, टोटल, ये मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं इस वर्कबुक के अंदर। मैं इसके ऊपर दूसरा शीट के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे लिखता हूं इक्वल टू सम, अंदर टाइप किया टीओ टोटल, नीचे सिलेक्ट किया, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो देखो आपका आंसर आ गया 9,500,405। जो आंसर यहाँ पे आया था वो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे तीसरी वर्कशीट ओपन करता हूं, यहाँ पर इक्वल टू मिनिमम ऑफ सेल टोटल। तो टोटल के ऊपर जैसे ही सिलेक्ट करता हूं, टैब प्रेस करने पर ब्रैकेट क्लोज करता हूं, यहाँ पे हमको निकालना है मिनिमम ऑफ टोटल। एंटर दिया तो देखो 3,133, जो आंसर यहाँ पे मिनिमम ऑफ सेल 3,133 ये यूज किया। तो ये मैं यहाँ पर भी यूज कर सकता हूं। इस वर्कबुक के अंदर किसी भी वर्कशीट में ये नेम्ड रेंज आप यूज कर सकते हो, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। वरना आपको क्या करना होगा, अगर आप नेम्ड रेंज नहीं क्रिएट करते हो तो बार बार मैन्युअली जाकर के आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर डेटा अभी यहाँ पे डेटा छोटा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5,000 रोज है, कितने 5,000 अगर रोज है, तो ये सिलेक्ट करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको 15-20 सेल के लिए ये इजी हो जाता है, लेकिन अगर 5,000 रोज आपको अगर दिए डेटा के अंदर, उसका अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ये नेम्ड रेंज एक बार क्रिएट किया तो कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? बट सर अगर सबका नाम ये करना रहेगा तो हाँ, जैसे कि फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये जो भी है वो अगर हाँ, मुझे अभी आप जैसे बोले कि कुछ तो 5,000 समथिंग ये रहते हैं, तो वो हाँ। कैसे ये करेंगे अगर एक साथ करना है मुझे सब? तो नेम नहीं समझ में आया मुझे, आप क्या बोल रहे हो? अरे मैं बोल रहा था ये जो फुल नेम इज फर्स्ट नेम है जो अपन कॉलम बना रहे राइट, हाँ, तो अगर मुझे सब एक करके ऐड करना पड़ेगा राइट, कि ऐसे कुछ है कि हाँ, मल्टीपल ऐड कर सकते हैं कि एक टाइम में हाँ। कर सकते क्या मल्टीपल एक टाइम में ऐड? आप किस टॉपिक की बात कर रहे हो? नेम्ड रेंज की बात कर रहे यस हो यस या यस फ्लैश फिल की बात कर रहे हो?
नेम्ड का। कौन से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो आप? मैं नेम्ड रेंज का। ओके, ये नेम्ड रेंज कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करने की बार बार जरूरत नहीं है, कॉलम को पूरे बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको नेम्ड रेंज क्रिएट किया तो आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हो। मैंने अभी हेलो। आपको करके दिखाया, जैसे कि किसी भी शीट में, वर्कबुक के अंदर किसी भी शीट में हम लोग यूज कर सकते हैं नेम्ड रेंज का। हेलो। बोलो। हाँ सर, जो हमने अभी 14 ही सेल लिए थे और वो मतलब इजी गए हमको ड्रैग करके सिलेक्ट करने के लिए। बट हाँ, इफ देयर इज मोर देन 500 सेल्स, दैट टाइम वी हैव टू ड्रैग दैट पॉइंटर फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम। यस, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 5000 रोज वहां पे है डेटा के अंदर, तो 5000 रो को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार नेम्ड रेंज क्रिएट करना पड़ेगा। बाद में आपको किसी भी फॉर्मूला के अंदर आप अगर वो नेम्ड रेंज यूज कर रहे हो तो बार बार आपको वो 5000 रो बार बार सिलेक्ट करने की दिक्कत नहीं होगी। एक ही Okay, बार में आपका काम हो जाएगा। पर बट पहली बार जब आप बनाओगे नेम्ड रेंज, तो आपको पूरे 5000 रो को सिलेक्ट करके नेम्ड रेंज को बनाना पड़ेगा। ओके ओके सर। समझ में आ गया? यस सर, यस। 6 बजे लेक्चर है आपका? नो सर, 8:15 को है। आज 6 बजे किसी का लेक्चर है? नहीं सर। बाकी लोग? नहीं सर। बाकी लोग किसी का 6 बजे लेक्चर है आज? नहीं सर। ओके, तो सर हमें नेम रेंज बनाने के लिए 3 मेथड है हमारे पास। हम कोई भी एक मेथड याद रख सकते हैं क्या? मतलब ये तीनों याद रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको जो इजी लगेगा वो आप यूज कर सकते हो। मैंने अभी 3 मेथड बताए, आपको जो अच्छा लगे वो यूज करना है। सबसे बेस्ट नेम बॉक्स के अंदर जाकर के नेम्ड रेंज क्रिएट करना सबसे बेस्ट। सिर्फ क्या करना है, ट्रैक करके पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, बाद में नेम बॉक्स के अंदर जाकर के टाइप करना है। जो भी नेम आपको देना है आप दे सकते हो, वो आपका नेम्ड रेंज बन जाएगा। एक बार बन जाएगा तो आपको बार बार आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है सर। अभी और किसी को कुछ डाउट है? 1 आवर ही है ना सर लेक्चर? कि आज ज्यादा टाइम लेने वाले हो? अभी आपने मुझे बोला ही नहीं, नहीं तो मैं ज्यादा टाइम भी ले सकता था, लेकिन अभी मुझे पता नहीं था 6 बजे लेक्चर है करके। आज तो आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। फटाफट बोलना है, फटाफट बातें करनी है। नो सर। नो सर। नो सर। सबको सब कुछ समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। ओके, आपका 6 बजे किसी का भी लेक्चर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? 6 बजे आपका किसी का भी लेक्चर नहीं है तो हम लोग अभी रिवीजन करेंगे। रिवीजन्स अब तक जितना सीखा है उस सब का रिवीजन करेंगे 10-15 मिनट में। ओके? ओके सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा। हम लोग क्या करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे जो अब तक सीखा है वो। ओके सर। देखो, यहां पर आपको स्टार दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर स्टार दिखाई दे रहा है। यहां से हमारा एक्चुअल एक्सेल स्टार्ट हुआ था, एक्चुअल एक्सेल। तो पहला इसमें टॉपिक था फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, उसके अंदर हमने देखे थे डिफरेंट फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला देखे थे? सम, उसके बाद काउंट। काउंट के अंदर 3 फॉर्मूले देखे थे, काउंट ए, काउंट ब्लैंक,
काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ऐसे 3 फॉर्मूलेज हमने काउंट के अंदर देखे थे। काउंट जो होता है वो नंबर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ नंबर के ऊपर यूज होता है काउंट फंक्शन। काउंट ए फंक्शन टेक्स्ट डेटा और नंबर दोनों के ऊपर यूज किया जाता है काउंट करने के लिए, काउंट ए। और काउंट ब्लैंक, अगर डेटा के अंदर कोई ब्लैंक सेल अवेलेबल है, अगर हमें काउंट करना है वो कितने ब्लैंक सेल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके लिए हम काउंट ब्लैंक यूज करते हैं। ये था काउंट फंक्शन। सम फंक्शन टोटल कैलकुलेट करने के लिए, सबका एडिशन, सबका समेशन करने के लिए सम फंक्शन यूज किया जाता है। उसके बाद में था एवरेज, अगर हमें एवरेज निकालना है तो उसके लिए हम एवरेज फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा? एवरेज निकालने के लिए। उसके बाद हमने देखा था मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम काउंट करने के लिए मिनिमम फंक्शन यूज किया जाता है, और मैक्सिमम नंबर में से अगर मैक्सिमम नंबर हमें निकालना है तो मैक्सिमम फंक्शन यूज किया जाता है। इसके बाद हमने कल देखा था हैंडलिंग एरर। हैंडलिंग एरर का मतलब एक्सेल के अंदर जब भी कभी एरर आते हैं, जैसे कि नेम एरर, फॉर्मूला गलत लिखने पर नेम एरर आता है, या फिर फॉर्मूला के अंदर कुछ तो आपने गड़बड़ कर दी तो वहां पे नेम एरर आता है। तो नेम एरर को कैसे हैंडल किया जाता है ये हमने कल देखा था। उसके बाद में रेफरेंस एरर, अगर आप फॉर्मूला लगा करके और उसको रेफरेंस, फॉर्मूला के अंदर जो भी रेफरेंस होता है कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, वो रेफरेंस को ही अगर आप डिलीट कर दोगे तो रेफरेंस एरर, मतलब वो फॉर्मूला के अंदर जो भी रेफरेंस होता है वो अगर गलती से या फिर हमने डिलीट कर दिया तो वहां पे रेफरेंस एरर आ जाता है। तीसरा था डिवीजन एरर, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर जो एरर हमें देखने को मिलता है वो होता है डिवीजन एरर। तो ये 3 एरर के टाइप हमने देखे थे, और इसको कैसे हैंडल किया जाता है वो भी हमने देखा था। उसके बाद में किसका माइक चालू है? उसके बाद में हमने देखा था एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव रेफरेंसिंग, जब भी आप ड्रैग करते हो, जब भी आप कैलकुलेशन, जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो और फॉर्मूला के अंदर रेफरेंस ड्रैग करके देते हो, 2-4 सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करके जब भी आप फॉर्मूला के अंदर रेफरेंस देते हो सेल का, तो वहां पर जो रेफरेंसिंग होता है वो होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। डबल क्लिक करके फॉर्मूला नीचे ऑटोमेटिकली जब आता है तो उसको बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कीबोर्ड के ऊपर F4 बटन प्रेस करके सेल को लॉक किया जाता है। कीबोर्ड के ऊपर F4 का बटन प्रेस करके सेल को लॉक किया जाता है, वहां पर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज किया जाता है, क्योंकि हमें लॉक करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने सैलरी के ऊपर बोनस निकाला, तो बोनस कितना था? 2%। वो I1 सेल में था, I1 सेल में, तो एक ही जगह पे था वो बोनस। तो हम जब बोनस निकाल रहे थे सैलरी के ऊपर, तो हमने I1 को क्या किया? लॉक किया। कौन सा बटन यूज किया? F4 कीबोर्ड के ऊपर। F4 को जैसे ही प्रेस करते हैं I1 को लॉक किया जाता है, डॉलर का सिंबल वहां पे आता है, और हमारा बोनस, सभी एम्प्लॉय का बोनस निकल के आता है। तो वहां पे जो रेफरेंसिंग यूज होता है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। उसके बाद में ऑटोसम एंड ऑटोफिल। ऑटोसम का मतलब ऑटोमेटिकली सम होना चाहिए, तो उसके लिए हम ऑटोसम मेथड यूज करेंगे। और ऑटोफिल में हम लोग ड्रैग करके ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं, या फिर हम होम टैब में ये फिल बटन है, यहाँ पे फिल में हम लोगों ने देखा सीरीज के ऊपर क्लिक करके जितने चाहे उतने नंबर का सीरीज आप जनरेट कर सकते हो। जैसे कि सीरीज के ऊपर क्लिक करके कॉलम के अंदर
अगर हमें 1 से लेके 200 तक नंबर जनरेट करने हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप वैल्यू 1 और यहाँ पे लिखेंगे 200 और जैसे ही ओके पे प्रेस करेंगे जिस भी कॉलम को आपने रेफरेंस दिया होगा वो कॉलम का ऑटोमेटिकली 1 से लेके 200 तक वो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे। तो ये हो गया एक सीरीज वाला जो ऑप्शन था, यहाँ पे ये ऑटोफिल का मेथड हो गया। उसके बाद में हमने देखा फ्लैश फिल। फ्लैश फिल मतलब किसी डेटा के अंदर से हमें डेटा सेपरेट करना है। जैसे कि मैंने अभी फुल नेम था, फुल नेम के अंदर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट किया था फ्लैश फिल, तो वहां पे फ्लैश फिल ऑप्शन यूज किया जाता है। होम टैब के अंदर फिल मेनू में यहाँ पे आपको फ्लैश फिल ऑप्शन दिखाई देता है। आपको क्या करना है, वो रेंज पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी जहां पर भी आपको आउटपुट निकालना है, आंसर निकालना है, पहले तो वो रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे ये फ्लैश फिल ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट मैंने बताया था कंट्रोल+E शॉर्टकट अवेलेबल है फ्लैश फिल के लिए। तो ये था हमारा फ्लैश फिल। उसके बाद में नेम्ड रेंज कैलकुलेशन के पर्पज से यूज किया जाता है। कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको करना हो और जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला के अंदर आप नेम्ड रेंज का यूज करके कैलकुलेशन इजी कर सकते हो। छोटे डेटा के ऊपर आपको सिलेक्ट करते हो जो, तो वो इजी होता है। छोटा डेटा अगर रहेगा, अगर आप ऐसे सिलेक्ट करके मैन्युअली करते हो तो इजी रहेगा। लेकिन अगर बड़ा डेटा रहेगा, मान लीजिए कि 5000 रोज का डेटा अगर अवेलेबल है, तो बार बार ऐसे 5000 रो को सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण वहां पे नेम्ड रेंज वाला टॉपिक जो हमने आज देखा, नेम्ड रेंज आप क्रिएट कर सकते हो कैलकुलेशन के हिसाब से। किसी भी फॉर्मूला के अंदर आप नेम्ड रेंज यूज कर सकते हो। तो हमने देखा नेम्ड रेंज क्या होता है, नेम्ड रेंज को कैसे क्रिएट करते हैं और फॉर्मूला के अंदर नेम्ड रेंज कैलकुलेशन के पर्पज से कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये था हमारा रिवीजन। तो सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, अभी मैंने क्या किया है, वो जो कल आपको लिंक शेयर किया था उसके अंदर सभी फाइल्स वहां पे लोड किए हैं। आपको क्या करना है, वो फाइल डाउनलोड करने हैं। कैसे करने हैं मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको गूगल के अंदर वो जो लिंक मैंने दिया था वो ओपन करना है। जो लिंक आपको दिया था अभी मेरे पास वो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उसको ओपन करता हूँ। वो क्या है, गिटहब। तो गिटहब किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये जो आपको डेटा साइंस पढ़ा रहे हैं उनसे सीखना है। उनको बोलना है हमें गिटहब सिखाइए। कब सीखना है, जब आपका सब डेटा साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब उनको पूछना है गिटहब कैसे, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, या फिर हमको सिखाइए, ऐसा बोलना है उनको। शेनवाज या फिर राहुल, मेरा नाम नहीं बताना है। ओके ओके। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, गिटहब आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको पूछना है उनको, शेनवाज सर या फिर कौन, राहुल, दोनों को पूछना है गिटहब क्या होता है, हमको सिखाइए सर। कब पूछना है, जब सब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब, अभी नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ गिटहब। देखो मैंने गिटहब के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया गिटहब, साइन इन टू गिटहब। मैं यहाँ पे अब साइन इन करना है। मैंने जैसे ही साइन इन के ऊपर क्लिक किया, जो मैंने आपको लिंक कल शेयर किया था गिटहब का, वो ओपन हो गया। यहाँ पे ये होता है डैशबोर्ड, ये होता है डैशबोर्ड गिटहब का। तो यहाँ पे मैंने भिक्कड़ आईटी नाम से एक गिटहब अकाउंट बनाया है, भिक्कड़ आईटी। मैं भिक्कड़ आईटी के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे भिक्कड़ IT/डेटा एनालिस्ट, उसके अंदर मैंने डेटा एनालिस्ट नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट की है। तो मैं ये डेटा एनालिस्ट नाम से, हमारा जो अभी चल रहा है डेटा एनालिसिस एक्सेल, इसके लिए ये रिपोजिटरी क्रिएट किया है। डेटा एनालिस्ट
इसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे बिगिनर नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो ये बिगिनर क्या है, अभी हमारा लेवल चल रहा है ये बिगिनर मतलब इजी वाला। अभी जो हम सीख रहे हैं वो बहुत ही इजी है, तो ये बिगिनर लेवल है। तो ये बिगिनर नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है। फोल्डर के ऊपर क्लिक करने पर आपको 2 एक्सरसाइज फाइल और इंस्ट्रक्टर फाइल, ऐसे 2 फोल्डर दिख रहे हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्टर फाइल और एक्सरसाइज फाइल। अभी जो फाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं, वो इंस्ट्रक्टर फाइल के अंदर अवेलेबल है। इंस्ट्रक्टर फाइल्स नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर अवेलेबल है। अब हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है सेक्शन नंबर 2, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4। जैसे जैसे सेक्शन आगे बढ़ेंगे नीचे दिखाई दे रहा है 5। तो ये सेक्शन के मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाए हैं। सेक्शन 3, इसको मैं ओपन करता हूं तो इसके अंदर एक्सेल शॉर्टकट नाम से पीडीएफ, जो हमने शॉर्टकट देखे थे उसका पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये फाइल। अगर आप यहाँ पे ये डाउनलोड ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, डाउनलोड रॉ फाइल, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे ऊपर एक्सेल शॉर्टकट नाम से डाउनलोड हो गया। इस तरीके से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। ये शॉर्टकट मैंने आपको जब शॉर्टकट पढ़ाया था तब ये शॉर्टकट सिखाए थे। सेक्शन 3, इसके अंदर सैंपल स्टोर सेल्स करके एक फाइल है। यहाँ पे अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहोगे तो व्यू रॉ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही व्यू रॉ के ऊपर क्लिक करते हो, सैंपल स्टोर सेल्स, ये शॉर्टकट का यूज करने के लिए मैंने ये फाइल आपको प्रोवाइड किया है। तो इसको आप डाउनलोड करके जो शॉर्टकट वहां पे जो पीडीएफ में दिए हैं उनका यूज इस फाइल के ऊपर कर सकते हो। मैंने दिखाया था कैसे शॉर्टकट यूज करने हैं। सेक्शन 4 के अंदर सेक्शन 4 के अंदर यहाँ पे आपको फाइल दिख रहे हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो फाइल आपको डाउनलोड करके जो भी मैंने पढ़ाया है वो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में बाद में नहीं आएगा। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो ये आपको याद भी नहीं रहेगा। 10 दिन बाद अगर मैं पूछूंगा तो आपको ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का टॉपिक है। ये सभी प्रैक्टिस, एक्सेल जो भी एक्सेल है वो प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको याद रहेगा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको सभी फाइल डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है। इसी सर एक बार फिर से शेयर कर देना वो लिंक गिटअप की लिंक शेयर करनी है। यस सर। ओके हॅलो सर त्याच्याकडे पिक्चर कुठे असतो? 1 मिनट, मैं लिंक शेयर करता हूं, बाद में जो भी क्वेश्चन पूछने हैं पूछ सकते हो। 2 मिनट रुको। ओके, मैंने मैसेज बॉक्स में डाल दिया है गिटअप का लिंक। आपको वो सेव कर लेना है। सभी अपने पास सेव कर लेंगे ये गिटअप का लिंक और फाइल डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। बाद में क्या होगा, जब मैं 10-15 दिन बाद रिवीजन लूंगा आपका, या फिर आपको टास्क दूंगा सॉल्व करने के लिए लाइव लेक्चर में, तब आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए। इसलिए ये लिंक का यूज करके फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो टॉपिक आगे के थोड़े, इसका लेवल जो है बिगिनर के बाद में इंटरमीडिएट के बाद में
एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये इजी है फॉर्मूला, इसलिए इजी लग रहा है। बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आएंगे तो वो बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है सब लोगों को। अब पूछो, किसी को क्या दिक्कत है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। बोलो। रेकॉर्डिंग कुठे आहे या रोजच्या लेक्चरांच्या? रिकॉर्डिंग हा रिकॉर्डिंग मिला नहीं क्या आपको? नाही सर. एक मिनट, वो कुणाल किधर गया? कुणाल, नाही येते. कुणाल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं कुणाल को बोल देता हूँ रिकॉर्डिंग भेजने के लिए, वो कुणाल आपको भेज देगा। वो रिकॉर्डिंग भी वही लोग चालू करते हैं, मुझे नहीं पता वो रिकॉर्डिंग श्योर है, लेकिन वो लोग शेयर कर देंगे आपको। ठीक है सर. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। गुड बाय। हेलो हेलो हाँ बोलो। सर, वो रिकॉर्डिंग सब सेपरेट सेपरेट एक फोल्डर में नहीं क्या सीक्वेंस वाइज? क्या हुआ? तो रिकॉर्डिंग्स है ना सर, सेपरेट सेपरेट आ रहे ग्रुप पर? रेकॉर्डिंग आहे का? नाही, सेपरेट येतात सर, ते एका ग्रुप मध्ये नाही का? तर ते विचारावं लागेल मला, मी विचारून सांगतो तुम्हाला। ते कुणाल रेकॉर्डिंग करतोय, तर ते रेकॉर्डिंग वगैरे लिंक कुठे आहे काय ते माहित नाही। हो सर, ते सर्व एकाच पाहिजे ना, तर वेगवेगळे येतात. ओके ओके। नाही तर सर एक्सेलचा एक ग्रुप करून घेतलेलं तर बरं होईल त्याच्यावर. अभी तो आपको, आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है। जो भी टॉपिक चल रहे हैं वो बहुत ही इजी है, फाइल मैंने आपको दिए है। तो ट्राई करो कि रिकॉर्डिंग लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा ट्राई करो। मतलब देखना तो पड़ेगा ही आपको। देखो वो नीचे लिंक भेज रहे लोग, कौन सा लिंक है वो? ड्राइव लिंक है सर वो। उसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर है क्या? यस सर यस। तो देखो ये जो रिकॉर्डिंग का लिंक भेज रहे, कंप्लीट एक साथ है इसमें, तो यूजफुल है। ओके ओके, वो जो मैसेज बॉक्स में आ रहे हैं वो आप देख लो एक बार। देखो ये जो लिंक है, एक्सेल लिंक करके, रिकॉर्डिंग लिंक करके, ये वही लिंक है, तो आप ले लो। ग्रुप में डाल देता अच्छा होगा। थँक्यू. ओके ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बड़े जोर से बोलना है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो ओके मच। ओके, यस थैंक यू सर. चलो गुड बाय। यस। हेलो, बोलना। ते लिंक मोनाली कोण नाही, मोनाली ग्रुपवर टाकून देतो. लिंक हो ना. काय बोलतोय? अरे लिंक जायची अरे आपल्या ग्रुपवर आहे ना। सर्व आहे का त्याच्यात? हा चेक कर, मी तुला पाठवतो। बरं ठीक. मी आता मेसेज केलं त्या ग्रुपवर.